वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आज की क्लासेस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है, क्योंकि आज की क्लासेस में इंग्लिश का 100 मार्क्स का वीबीआई क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके एग्जामिनेशन में 100% आने की संभावना है। मतलब अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो इससे पहले आप इसे एक बार पूरा का पूरा पढ़ लो और उसके बाद आप एग्जामिनेशन में जाना। मैं बता दूं कि सारे वीडियो जो है आपको इसको मैं अभी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और जो वीवीआई की जो है आपके प्लेलिस्ट बन जाएगी और उसमें सारे वही क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और स्पेशली मैं अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने आपको करा दिए हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में जो है 100 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जिस 100 में आपको 50 सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव के 50 आपके हो चुके हैं ऑलरेडी। जो बच्चे अभी नए ज्वाइन कर रहे होंगे वो पहले ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बाकी देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। उसके बाद मैं बता दूं कि अभी सब्जेक्टिव जो 50 मार्क्स है, उस सब्जेक्टिव 50 मार्क्स पर भी हम लोग बात करने वाले हैं और वही 50 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इस बात की 100% गारंटी है, चाहे वो 4 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस हो। अभी मैं फिलहाल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस करवाने वाला हूं इस वीडियो में। इसके जस्ट बाद मैं आपको लेटर राइटिंग करवाने वाला हूं कि आपके लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग में क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन 5 पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में, 10 नंबर के वो होंगे, उसे बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि 5-5 नंबर के जो 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, उसे कैसे सॉल्व करना है ये भी बताने वाला हूं। उसमें ट्रांसलेशन भी होंगे, सारे चीज मैं बताने वाला हूं जो कि आप एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। हमारे वीबीआई क्वेश्चंस को देखना हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आपके सामने देखिए, प्रोज से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आपके प्रोज सेक्शन से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक्सप्लेनेशन के, और पोइट्री सेक्शन से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको प्रोज से एक्सप्लेन करना होगा और एक क्वेश्चन जो है आपको पोइट्री से एक्सप्लेन करना होगा। तो पहले हम लोग प्रोज के वो सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट किए गए और पूर्णतः संभावना है कि इस बार भी आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज बात करेंगे। पहला जो चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उससे क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा रिपीटेड है और वो क्वेश्चंस आपके सामने है। और यहीं से आपके अगर इस चैप्टर से पूछा गया तो यहीं से आपके एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन आएगा। सर एक्सप्लेन करने के लिए वहां पे आपको 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 3 में से कोई एक क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए आपका लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे जितने क्वेश्चन दिए होंगे उसमें से किसी एक क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लेते हैं। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। क्या बोल रहा है सर? वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो आपके एग्जामिनेशन में, स्टार्ट कैसे करोगे लिखना ये समझना पहले, ठीक है। आप स्टार्ट करना, देखो ये लाइन लिया गया है ना, तो लिखोगे दिस एक्सट्रैक्ट, है ना, ये अंश, ये भाग। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ये हिस्सा जो लिया गया है ना, हैज बीन टेकन फ्रॉम गांधी जीज एसे। गांधी जी का जो एसे था, क्या नाम था उसका? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर था, जहां से ये लाइन लिया गया है। वेयर, जहां ही सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, जहां पे वो क्या बोलते हैं सर? देखो यही लाइन को उसने रिपीट कर दिया, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, है ना। आप चाहो तो अगले लाइन को भी रिपीट करते हो, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। आपको लाइनिंग बढ़ाना है, वर्ड्स बढ़ाने हैं, आप सारे लाइन्स को रिपीट कर सकते हो, है ना। बिकॉज, अब ये वर्ड क्यों बोलते हैं ध्यान दीजिएगा, बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। देखो सेम जो है सारा चीज, है ना। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, ऐसा क्यों बोला गया है? द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, है ना। सो वी शुड सेट अ limit to our indulgences because happiness is a largely a mental condition which does not depend upon whether one is rich or poor। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन लॉन्ग एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिया। अब मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ कि सर कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि मुझे पता है आप इतना पढ़ने वाले नहीं हो, मुझे पता है कि आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेना, समझ लेना है क्वेश्चन को, ठीक है। आंसर कैसे देना है वो मैं आपको भी बताता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आंसर कैसे देना है आपको स्टार्ट कहां से करना है, ध्यान दीजिएगा। द प्रेजेंट लाइन से आप स्टार्ट कीजिएगा। क्या लिखेगा? द प्रेजेंट, है ना। या तो आप लाइन लिखिएगा या एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट सुनने में अच्छा लगता है, आप एक्सट्रैक्ट लिखिए, है ना। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश या हिस्सा, है ना। हैज बीन टेकन, है ना। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट जब आप लिखिएगा तो ध्यान दीजिएगा, द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट के बाद
आप जो एक्सट्रैक्ट जो लाइन लिखा हुआ उसको रिपीट लिख दीजिएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है, दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड यहां से यहां तक आप लिख दीजिएगा। इसके बाद यहां से यहां तक जो लाइन लिखा हुआ है ना उसको लिख दीजिएगा, है ना। उसके बाद जब यहां तक लिखा हो जाएगा ना, अब लिखिएगा यहां पर इन दिस लाइन या इन दिस एक्सट्रैक्ट, है ना, एक्सट्रैक्ट गांधी जी कहना चाहते हैं ना, तो लिखिएगा गांधी जी wants to explain क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं सर, एक्सप्लेन ये क्या करना चाहते हैं। देखिए अब यहां पे ये लाइन आपका लिखा हुआ है ना, कि आवर माइंड इज टोटली अ रेस्टलेस, है ना, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, है ना। इसका मतलब क्या होगा, हमारा दिमाग जो है ना टोटली क्या एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, जितना भी ज्यादा इसको मिले ये सेटिस्फाइड होने वाला नहीं है और ज्यादा इसकी चाहत बढ़ती चली जाती है। तो सर कहना कुछ नहीं है, इस लाइन को बस इसी तरह आपको एक्सप्लेन कर देना है ना। उसके बाद सर आगे का लाइन जैसे है ना, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, मतलब यही हुआ कि जितना ज्यादा हम अपनी इच्छाओं में लीन होना शुरू करते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही हमारा जो माइंड है ना अपने लगाम से बाहर होने लगता है, बेलगाम होने लगता है। अनब्रिल्ड का मतलब होता है बेलगाम, ठीक है, होने लगता है। सो इसीलिए वी शुड सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, इसलिए हमारे अंदर के जो लीन होने की जो क्षमता है ना उस पर लिमिट लगाना चाहिए, उस पर रोक लगाना चाहिए, लिमिटेशंस होनी चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि बिकॉज कोई भी माइंड क्यों कब खोना शुरू हो जाता है सर, जब आप किसी खुशी के पीछे दौड़ने लगते हो। और जबकि खुशी क्या है, हैप्पीनेस लार्जली मेंटल कंडीशन, चाहे खुशियां हो या सैडनेस हो, ये हमारा मानसिक अवस्था है, हमारे जो है ना सही का एक मानसिक अवस्था है, मेंटलिटी है ये, ठीक है, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर वन इज रिच और पुअर। और जो खुशियां सर इस चीज पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करती है कि कोई इंसान कितना अमीर है या फिर गरीब है। मतलब माइंड इज रेस्टलेस बर्ड का मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे थे गांधी जी कि सर किसी भी चीज में इतना ज्यादा लीन मत हो जाओ, क्योंकि हमारा दिमाग ऑलरेडी क्या है, उड़ता हुआ पक्षी की तरह है, जितना भी आप उसमें जाओगे उतना ज्यादा और उसमें लीन होने का मन करेगा। इसलिए सर क्या किया गया है, सब बोला गया है कि उतना ज्यादा लीन किसी चीज में मत हो जाओ कि आप फिर अपने आप को संभाल ना पा जाओ या फिर आप बेलगाम हो जाओ। इसलिए आपके अंदर एक लिमिटेशन होनी जरूरी है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा। पीडीएफ आपको पता है सर, एनके इंग्लिश गुरु, है ना, एनके इंग्लिश ऑफिशियल पे चले जाना आप, एनके इंग्लिश ऑफिशियल टेलीग्राम पे ये आपको मिल जाएगा। एनके इंग्लिश ऑफिशियल पे चले जाना टेलीग्राम पे, ठीक है, वहां पे आपको ये मिल जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग आगे जल्दी जल्दी थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है सर दूसरा क्वेश्चन जो है क्या है, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। देखो अभी अभी हम लोगों ने बात किया, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये लाइन क्या कहता है समझो, ये लाइन क्या कहता है सर, एक इंसान जो है आवश्यक रूप से हैप्पी खुश इसलिए नहीं रहता है बिकॉज ही इज रिच, चाहे वो रिच है या फिर अनहैप्पी या फिर उदास इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वो क्या है, गरीब है ना। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, सर अक्सर लोग, अक्सर जो अमीर है ना वो देखे गए हैं क्या सर, अनहैप्पी, नाखुश देखे गए हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और सर जो गरीब है ना वो खुश देखे गए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, सर क्या बोल रहा है, These line have been taken from गांधी जी ऐसे। सर ये लाइन भी कहाँ से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ऐसे का नाम क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना। वेयर ही से, जहाँ पे वो कहते हैं दैट हैप्पीनेस इज अ लार्जली मेंटल कंडीशन, है ना। हैप्पीनेस क्या है सर, एक मानसिक अवस्था है। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। ही द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, सर रिच जो है ना, जो अमीर लोग हैं ना वो हमेशा क्या दिखते हैं सर, ज्यादातर दिखते हैं कि सर क्या है सर, वो ना खुश रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, है ना। और आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ डिपेंड ऑन आवर प्रॉपर यूज ऑफ हैंड एंड फीट। गांधी जी इसमें ये भी बताते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल हैप्पीनेस है ना वो हमारा अगर हेल्थ अच्छा रहता है, हम सही तरीके से अपने हाथ पैर का यूज करते हैं, मतलब मशीनरी चीजों से अगर नहीं घिरे हुए होते हैं, मेहनत करते हैं, तो वही हमारा रियल हैप्पीनेस है ना।
मशीनरी एंड मटेरियल्स वुड मेक अस स्लेव एंड विल लूज आवर मोरल फेवर। और मशीनरी चीज़ें जो है या मेटेरियल जो भौतिकवादी चीज़ें है वो हमें क्या करती है, गुलाम बना देती है और हम अपनी कैरेक्टर्स को खोने लगते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो सर आपको लिखना ऐसे नहीं है, आपको लिखना देखो मैं आपको इतना आप मुझे पता है कि आप नहीं याद करोगे। आपकी एग्जामिनेशन एक दिन की बची है, 2 दिन की बची है। जो आर्ट्स वाले हैं उसकी कल एग्जामिनेशन होगी, जो साइंस वाले हैं उसको 4 तारीख की एग्जामिनेशन है। तो मुझे पता है कि आप उतना नहीं पढ़ोगे। आप बस इतना लिखना, लिखना कैसे है सर, लिखना कैसे उस बात पे खाली आप ध्यान देंगे, ठीक है। ध्यान देना मेरे बच्चों, लिखना कैसे है इस बात पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो ध्यान देते हैं हम लोग सर उस बात पे। चलो देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है। एक सारा समय आपको दूसरा, चलो देखो आपके ये सैंपल है। सेक्शन बी पे हम लोग आ गए। देखो सेक्शन बी का जो है सबसे पहला जो देखो डिस्क्रिप्टिव में ऐसे दिया हुआ है। ऐसे के बाद देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, ऐसे पे हम लोग बात करेंगे, टेंशन मत लो। देखो क्या है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। जैसे क्या है सर, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, सेल्फ इंटेलिजेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ इंटेलिजेंस। देखो ये लाइन कहां से लिया गया है, अभी अभी हम लोगों ने बात किया था ना, सेल्फ इंटेलिजेंसेस वाली बातें जब भी होगी ना तो समझ लेना इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया। लिखना कैसे, ध्यान दो, लिखना मेन चीज है आपका, ठीक है, ध्यान देना। द ऐसे स्टार्ट करना, द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, इसको याद ही कर लेना। द प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है सर, इंडियन सिविलाइजेशन। द प्रेजेंट लाइन है ना, जब भी द प्रेजेंट लाइन लिखोगे ना तो द प्रेजेंट लाइन के बाद क्या करना ना, इरेजर कहाँ गया, हाँ, द प्रेजेंट लाइन के बाद क्या करना ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो। द प्रेजेंट लाइन के बाद क्या करना ना, जो लाइन लिखा हुआ लिख देना। द प्रेजेंट लाइन, यहाँ पे एक कॉमा जैसे ऊपर देना, और कल सिविलाइजेशन है तो सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन जो लिखा हुआ लिख दो। यहां से यहां तक पूरा लाइन लिख दो, यहां से यहां तक आप लिखोगे। ध्यान दो, जैसे यहां से वहां तक लिखोगे ना आपके पहुंच जाएंगे 25 से 30 वर्ड पहुंच जाएंगे, है ना। तो बस उसके बाद लिख देना हैज बीन, लाइन के लिखने के बाद हैज बीन टेकन फ्रॉम, हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहां से लाइन ले गया, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, ध्यान दो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब लिखोगे सर गांधी जी, है ना, इन दिस एक्सट्रैक्ट, इन दिस एक्सट्रैक्ट, इन दिस एक्सट्रैक्ट गांधी जी, है ना, क्या है सर, ध्यान दो, ये एक सेकंड। अब लिखोगे गांधी जी, 151, गांधी जी टॉक्स, है ना, गांधी जी टॉक्स या फिर गांधी जी एक्सप्लेन। अब यहां से लिखना शुरू, सर क्या एक्सप्लेन करते हैं गांधी जी, मान लो इसी लाइन में कि सर आवर स्वराज डिपेंड अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, है ना, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंटेलिजेंस। कहने का मतलब यही है कि गांधी जी इसमें ये बोलते हैं कि हमारी जो स्वराज जो है ना, हमारी जो इज्जत है या फिर हमारी जो कैरेक्टर्स है ना, ये उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है कि आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाओ। हाँ, इस चीज पे भी डिपेंडेंट नहीं करते कि आप अपने आप को किसी चीज में लीन कर दो, सेल्फ इंटेलिजेंस में लीन कर दो, है ना, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग एंड सेल्फ डेनियल, बल्कि इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप अपने आप को क्या करो सर, रिस्ट्रिक्शन लगाओ, अपनी इच्छाओं पर काबू करो, रोको अपनी इच्छाओं को, सेल्फ डेनियल मतलब आत्मसमर्पण करो, ये इस चीज पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे यही आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं अच्छे से बता रहा हूँ इस चीज़ों को, आप लिखना कैसे, क्लियर है। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। बाकी देखो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक प्रोज से, एक देखो पोइट्री से। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से किसी एक को आप सॉल्व करो, है ना। एक्सप्लेन एनी ऑफ द, देखो प्रोज में भी 3 था, सी वेंट टू स्क्वेल ऑफ डिलाइट ओवर किटेन एंड मेड अ लॉट ऑफ फुस ओवर, ये नानू काका, कहां से लिया गया है ये लाइन आप पिंच ऑफ स्नैप से लिया गया है। सी नंबर क्वेश्चन मेरे यार बच्चों देखो 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन एस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, कहां से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, कहां से लिया गया, आइडियाज डाटा हेल्प से लिया गया है ना। डी नंबर ऐसे क्वेश्चन क्या है, द वॉइसेस ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड ओवर हमिंग एंड थ्रॉबिंग द मशीन्स, कहां से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, अ चाइल्डिश बॉर्न से लिया गया है ना।
मैं आपको वीवीआई क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ, टेंशन बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सर क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं, अब इसी तरह देखो पोइट्री से पूछा जाएगा, पोइट्री में भी ऐसे ही करोगे, एक्सप्लेनिंग ऑफ द फॉलोइंग है ना, ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, जैसे बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड दिया, मतलब ये कहां से लिया गया, मैकेविटी से लिया गया है ना। उसी तरह एंड वॉइसेस इन मी, देखो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये आपको वीवीआई में भी है, वॉइसेस इन मी सेड इफ यू वर ए मैन, ये कहां से लिया गया, स्नेक से लिया गया है ना। सी नंबर, आई थिंक सी वॉज नॉट मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये कहां, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये कहां से लिया गया, एन एपिताफ से लिया गया है ना। तो ध्यान देने में प्यारे बच्चों, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन आप पोइट्री तो आप तुरंत बना दोगे। डी नंबर क्वेश्चन, आई हु हैव लॉस्ट माय वे टू स्ट्रेंजर्स डोर्स रिसीव लव, कहां से लिया गया, माय ग्रैंडमदर्स हाउस से लिया गया है ना, माय ग्रैंडमदर हाउस से लिया गया है। जो बच्चे थोड़ा सा भी पढ़े उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। खैर जो बच्चे नहीं पढ़े उसके लिए हम लोग वीवीआई क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, जो इससे आप पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जामिनेशन 100% क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है, आप इससे जरूर पढ़ के जाए। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग ये देख लिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया कि लिखना कैसे है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि अगर इसे हम लोग ज्यादा लंबा ले जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अभी अभी हमने पढ़ा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मेन द पार्ट ऑफ ड्यूटी, बोलता है कि सर सभ्यता जो है ना, दैट मोड ऑफ कंडक्ट, आचरण का वह मूड है जो सर इंसान को दिखाता है, पॉइंट और मतलब दिखाता है, बताता है, टू मेन द पार्ट ऑफ ड्यूटी, क्या दिखाता है सर, कर्तव्य का पालन करना है ना, कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य का रास्ता दिखाता है, कौन सा, सिविलाइजेशन, सभ्यता दिखाता है। सर ये लाइन भी कहां से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन से लिखा गया, इसे एक लोग अब आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी आपको निकाल देता हूं, क्योंकि आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग बात करते हैं, चौथा नंबर क्या है, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसिटी बट अबव द सर्टेन लेवल इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, इलॉबरेट, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। ये वही लाइन कहां से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, ये भी लिया गया आपका सेम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है ना। नेक्स्ट देखिएगा मेरे पहले, पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पसेस, पावर का यूज कहाँ होना चाहिए, सिर्फ मोरल पर्पसेस के लिए यूज होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ये जो क्वेश्चन लिया गया ना, ये क्वेश्चन लिया गया आपका कहाँ से सर, भारत में होम से लिया गया है ना। देखो लिखा क्या, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच, है ना, स्पीच था, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, वेयर ही इज ऑफ द व्यू ऑफ द नेशनल ट्रीटमेंट एंड इनहेरिटेंस सेटअप, है ना, इनहेरिटेंस सेटअप। आगे है मेरे प्यारे बच्चों, बाय आवर ग्रेट लीडर महात्मा गांधी दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पसेस कैन ओनली बी फुलफिल्ड, है ना, बाय बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल work which will provide our state of a special flavor which is not just organization or power but not a moral organization। बोल रहा है सर क्या सर, बोलो ये रहे सर, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो लाइन लिए हुए हैं, जो कि आपका लाइन लिया गया भारत इज माय होम से, इसमें सर ये नेशनल टेम्परामेंट के बारे में बात करते हैं, मतलब राष्ट्रीय बनाने की बात करते हैं। सर बोलते हैं कि सर जो पावर मिलती है ना इंसान को, उस पावर को सर या तो सोशल यूज करने से चाहिए या फिर मॉरलिटी के लिए, नैतिकता के लिए यूज करना चाहिए, पर्सनल यूज के लिए कभी भी पावर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें यही बात हमारे प्यारे बच्चों कौन बताते हैं सर, जाकिर हुसैन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, सर ये लाइन भी कहां से लिया गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये लाइन भी कहां से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, ये भी लाइन आपका भारत में होम से लिया गया, इसे अब एक बार पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। द लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच भारत इज माय होम, भारत माय होम से लिया गया, वेयर ही इज ऑफ द व्यू दैट, ये दिखाने का काम करता है, इंडिया इज ए यंग स्टेट, इंडिया का एक यंग स्टेट है, ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, कहां का सर, एक एंशिएंट पीपुल का सर, एंशिएंट पीपुल मतलब हो गया सर प्राचीन काल का, हु हैव स्ट्रेवन टू रियलाइज टाइमलेस, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ऑन वे थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स ethnic elements। Its past is not dead and static, it is alive and dynamic and is involved in determining the quality of our present and the prospect of the future। सर यही हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन सर क्या बोलते हैं सर, इंडिया जो एक यंग स्टेट है ना, वो भी किसका सर, प्राचीन लोगों का, पुराने लोगों का एक यंग स्टेट बन चुका है इंडिया, मतलब एक नए सोच नई उमंग के साथ इंडिया आया हुआ है सर। वो पुराने लोग जो कि सर भूखे रह के सर टाइम को रियलाइज किया है, टाइम को सर बीतने नहीं दिए हैं, और साथ ही साथ बोले जो सर एब्सोल्यूट वैल्यूज है ना, वो अपने तरीके से इनको सर सारे लोगों को मिल के डाइवर्स, चूंकि देखो अलग अलग एलिमेंट्स हमारे इंडिया में है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन एक साथ एक यूनिटी के साथ मिलकर सर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ रहते हैं, यही यूनिटी हमारे का। इसलिए बोलते हैं सर हमारा पास्ट जो है ना नॉट डेड, हमारा ऐसा नहीं कि हमारा पास्ट खत्म हो गया है ना, हमारा पास्ट कैसा जिंदा है और डायनेमिक है, सबसे अद्भुत है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और क्या बोल रहा है सर, और इसी के अद्भुत के कारण अभी हमारा जो प्रेजेंट है ना सर, प्रेजेंट अच्छा गुजर रहा है, और ये आशा है कि फ्यूचर भी क्या होगा, अच्छा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 12 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 12 में से पक्का है कि सर 12 में से आपको 3 जो 4 क्वेश्चन चारों ना लड़ जाए यहां से, मैं ये बोल रहा हूं कि 3 से चारों का चारों ना यहीं से आ जाए, ठीक है। और उस 3-4 में से आपको एक करना होगा, ध्यान देना। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपुल हैव प्लेस्ड इन माई इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड। सर ये भी लाइन कहां से लिया गया है सर? भारतीय मैं होम से। इसमें जाकिर हुसैन बोलते हैं कि सर आई मस्ट कन्फेस, मैं ये स्वीकार करता हूं कि सर कि मैं सर ओवरवेल्म्ड हूं, मैं आशीर्वादित हूं किससे सर? लोगों के विश्वास के द्वारा, क्योंकि लोगों ने मुझे क्या चुना है सबसे हाईएस्ट लेवल पे। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन को सर किस रूप में चुना गया था सर? एज ए थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में जो लोगों ने उनको चुना सर, इसको लेकर वो सर लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और उनका ट्रस्ट जो उनके ऊपर है, लोगों का ट्रस्ट जो उनके ऊपर है, ये बात सर डॉक्टर इसमें बताते हैं। लिखना कैसे है आपको मैंने अभी बता दिया, सबसे पहले बताया कि लिखना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ध्यान दो, ये लाइन कहां से ली गई? दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम जर्मन ग्रीड। जर्मन ग्रीड फेमस एशे है ना, जर्मन ग्रीड है ना मेरे प्यारे बच्चों। अ चाइल्ड इज बॉर्न से लाइन लिया गया है ना, अ चाइल्ड इज बॉर्न व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज फेमस बुक, जो कि किस बुक से लिया गया? सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया। हियर द राइटर टॉक्स अबाउट द टूरिज्म of the anthropology that such women do not become members of their क्या है सर, न्यू फैमिली until they have become a child, है ना, until they have become a child. In such societies marriage has been arranged and only a child established limits relationship to her and family as to her own mother. ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोल रहा है सर इसमें? सर ये बोल रहा है सर, एंथ्रो का मतलब होगा सर प्राचीन काल के जो कुछ हमारे ऐसे ऐसे तथ्य हैं जिसको आपको मैं बता रहा हूं सर। पहले के ऐसा होता करता था, कुछ ऐसे ऐसे सोसाइटी है जहां पे सर वुमेन को तब तक उसके घर का मेंबर नहीं माना जाता शादी के बाद, जब तक कि वो एक बच्चे की मां नहीं बन जाती है, तब तक सर उसे उस घर का मेंबर नहीं माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यही बोला जा रहा है इस लाइन में। सर लिखना कैसे आपको बताया जा चुका है। व्हेन वी स्पीक ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, जब हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ वेरी टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस। हमारा यूजुअली क्या मतलब होता है सर? बहुत टेक्निकल और रिस्ट्रिक्टेड फील्ड के सेंस के मतलब में मायने होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसको देख आंसर क्या है? डॉर्थी एल से लिखा हुआ है ना। सर आपको लिखना ऐसे ही है, द लाइन फ्रीडम ऑफ द प्रेस है ना, वी यूजुअली मीन फ्रीडम हैज वेरी टेक्निकल रिस्ट्रिक्टेड हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहां से लिखा गया है सर? कहां से लिखा गया? हाफ फ्रीज द प्रेस से लिया गया। द राइटर ऑफ द हाफ फ्रीज द प्रेस इज क्या है सर? डॉर्थी एल सेयर्स है। इन दिस एसे ही वांट्स टू एक्सप्लेन, क्या कहना चाहती है सर वो आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। हैज बीन रिटन एसे हाउ फ्रीज द प्रेस, यहां तक देखो, इन विच सी राइट्स क्लियरली द थॉट ऑफ मेकिंग स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग ऑफ अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस। सर फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस वाले जो अपने फ्रीडम का जो मिसयूज कर रहे हैं, आजादी का जो मिसयूज कर रहे हैं, उसको लेके जो हमारे राइटर ने बोला कि उसके लिए सर वो क्या करेगी, उनके लिए सर बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाने वाली है ना। उनका मतलब है कि वी यूजुअली मीन बाय द टर्म ऑफ प्रेस इन एवरी टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस नेमली फ्रीडम, है ना, फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ सेंसरशिप। उनका कहने का मतलब है सर फ्रीडम का मतलब ये है प्रेस का कि सर उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं आना चाहिए, उनकी न्यूज में सर कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, कोई काट छांट नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर बात करते हैं ना, वो भी बाय द गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट का प्रेशर के द्वारा। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट प्रेशर देगा, चूंकि पॉलिटिकल फील्ड है तो ऐसा ना करे कि सर वो पॉलिटिक्स के बारे में न्यूज वाले ना बोल पाए, उसमें काट छांट होना शुरू हो जाए। तो सर इस चीजों को लेकर उनके आजादी होना चाहिए, लेकिन मिस यूज बहुत ज्यादा प्रेस वाले करते हैं इन चीजों का, है ना। सी कंसीडर्स दैट सेंसरशिप ड्यूरिंग वॉर मस्ट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेक्टेड। बस सेंसरशिप कब यूज होना चाहिए, काट छांट तब यूज होना चाहिए, या सेंसरशिप को तब रोक देना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेस वाले को जो है फ्रीली जो है आजादी है उसको कुछ क्षण के लिए रोकना चाहिए। कब? जब वार वगैरह चल रहा है, चूंकि देश में अगर वार चल रही है उस वक्त भी अगर प्रेस वालों को ना रोका जाए तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन अदर कंट्रीज को पता चल जाएगी। चल मेरे प्यारे बच्चों 10 मिनट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी पेपर दैट प्रेजेंट्स इट्स न्यूज so badly to maintain its circulation, perhaps it's true every nation gets press it deserves। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये भी लाइन कहां से लिया गया? हाउ फ्रीज द प्रेस से लिया गया, लेकिन इस लाइन को आप 10 नंबर क्वेश्चन को आप मत पढ़ना, 10 नंबर क्वेश्चन को आप मत पढ़ना, आपके एग्जामिनेशन में आने के कोई चांसेस नहीं 10 नंबर क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले जो 9 नंबर क्वेश्चन था उसके आने के चांसेस है मेरे प्यारे बच्चों, उसको 100% ध्यान दीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्या है सर? दिस मीन्स दैट चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस। चलो मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, मत पढ़ना, नहीं आएगा एग्जामिनेशन में।
ध्यान दे दो, 12 में भी मैं 2 क्वेश्चन हटा दिया, सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको देखना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर गेटो टू ए लार्जर वन। नेग्रोज की जब भी बात कर जाए तो आई हैव अ ड्रीम से लिया गया था लाइन। जब भी नेग्रो की बात हो ना, नेग्रोज की बात हो, सर काले लोगों की बात हो, तो आई हैव अ ड्रीम जिनका राइटर कौन है, मार्टिन लूथर किंग है ना। एक स्पीच है और इस स्पीच में मार्टिन लूथर किंग बहुत सारी बातें बताते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 12 नंबर क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे। सारे क्वेश्चंस में आपके जो है मैं आपको दे दूंगा। तो प्रो सेक्शन से आपके 10 क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है। तो इसी के साथ हमारे प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं पोइट्री सेक्शन का, जो 4-4 नंबर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पोइट्री सेक्शन में क्या, सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। पोइट्री, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। सर पोएट्री बोला एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, बोल रहा है ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर। जैसे ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर आ गया ना, आप लिखो, लिखना शुरू करो। हाउ फीबल इज द मेंस पावर जैसे ही आ गया ना, इसका मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का आपको स्टार्ट कैसे करना का मेरे प्यारे बच्चों, द प्रेजेंट लाइन। देखो मैं अच्छे से यहाँ पे फिर से बता देता हूं, द प्रेजेंट लाइन, या फिर लाइन की जगह आप एक्सट्रैक्ट लिख सकते हो, अंश है ना। क्या है लिखा हुआ, ओ हाउ फीबल इज द मेंस पर, आप चाहो ना तो इस लाइन को पूरा लिख दो यहां से यहां तक, है ना। नंबर किसी का बाप नहीं काटेगा, आप लिख दो, ठीक है। लाइन एक्सट्रैक्ट है ना, आगे लिखो, हैज बीन टेकन फ्रॉम, हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहां से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना, आई डू नॉट गो। द राइटर ऑफ दिस इज, राइटर कौन है सर, जॉन डन, है ना, जॉन डन, हु इज ए मेटाफिजिकल पोइट। जो जो चीज आपको पता है उसको लिखते चले जाओ, मेटाफिजिकल, ही इज एज वेल एज अवेयर इन, है ना, इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड पावर ऑफ लव। वो इसमें क्या बात करते हैं सर, प्यार के पावर के बारे में बात कर, शक्ति के बारे में बात करते हैं ना। ही जो क्या सर, ही इज ऑफ द व्यू दैट मैंस पावर इज सो वीक दैट ही कैन नॉट नाइदर एड अनदर आवर इन गुड फॉर्चून नॉर कैन रिकॉल हिज पास्ट व्हेन बैड चांस कम्स। देखो इसका सारा आंसर आपको यहीं पे लिखा हुआ है। क्या बोलता है, ही रिप्रेजेंट्स दैट नो लॉस्ट आवर कैन रिकॉल बट कम बैड चांस, वी टोटली इंडल्ज एंड वी टोटली कंपनसेट इन दैट बैड सिचुएशन। हम लोग क्या करते हैं, पूरी जब अच्छे पल जो आते हैं ना सर, उसमें हम लोग एक पल भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकते हैं, ना ही पुराने जो अच्छे पल बीत गए उसे वापस ला सकते हैं। लेकिन जब बुरे पल आते हैं तो हम उसमें अपनी पूरी की पूरी शक्ति उसमें झोंक देते हैं। यही बोलना चाह रहे हैं मेरा राइटर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। When thou sayest, ये भी कहां से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, स्वीटेस्ट लव कैसे लिखना है आपको मैंने बता दिया। ये भी कहां से लिया गया, स्वीटेस्ट लव। क्या है सर, when thou sayest, जब तुम बुरी तरह से रोती हो, thou sayest not wine, ये मत सोचो कि तुम्हारा वो रोना क्या है कि हवा की तरह है, but thou sayest my soul away, तुम्हारा जो वो रोना है, रोना मेरे आत्मा को तुमसे दूर कर देता है। when thou weepest unkindly kind, जब तुम बुरी तरह से रोती हो, my life blood don't decay, मेरा जो सर अंदर की ब्लड है ना वो क्या हो जाता है, सूख जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जिस बच्चों को हिंदी का इंग्लिश करने आता है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिन बच्चों को नहीं आते मेरे प्यारे बच्चों वो थोड़ा सा एक बार लाइंस को पढ़ते चले जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। ध्यान दें तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी स्वीटेस्ट लव से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों। किससे लिया गया, स्वीटेस्ट लव से लिया गया। लाइन लिखना स्टार्ट कैसे करना आपको मैंने बता दिया है। सर क्या बोला, दे हु वन अनदर कीप, जो इंसान एक दूसरे के साथ रहते हैं, अलाइव वो जिंदा में, नेवर पार्टेड भी जिंदा रहते कभी भी अलग नहीं होते हैं। सर आपको स्टार्ट यहीं से करना है। द लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, देखो पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सेम लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है, रिटन बाय पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल जो खोज करता है, पायनियर में खोज करता पोइट्री कौन सा, जॉन डन, है ना। हियर द पोइट इज ऑफ द व्यू दैट लवर लिव इन वन अनदर्स सॉल। यहाँ पे क्या कहते सर, लवर जो होते हैं एक दूसरे के आत्मा में बसते हैं, रूह में बसते हैं, बिकॉज देयर सॉल्स आर यूनाइटेड, क्योंकि उन दोनों के आत्मा क्या होता है, एक हुआ रहता है। एज देयर सॉल्स आर वन दे कैन नेवर बी पार्टेड, जैसे कि आपको पता है कि उसके सॉस एक के आत्माएं रूह एक होती है, इसलिए वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। हियर ही कंसोल्स हिमसेल्फ एंड हिज बिलव्ड सो दैट ट्रू लव्स कैन सेपरेटेड ओनली फिजिकली नॉट स्पिरिचुअली। बोलता है सच्चा प्यार जो है खाली फिजिकली सर हो सकता है थोड़ी देर के अलग हो जाए, लेकिन स्पिरिचुअली अगर बात करें, आत्मा के तहत बात करें तो कभी भी अलग नहीं होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये कहां से लिया गया, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर से लिया गया है ना, जिसके राइटर W.H. Auden है ना। नर्सेस फ्लावर विल नॉट आ, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन एंड द पाम्स। देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया मेरे पास जो W.H. Auden's पोएम, W.H. Auden का जो पोएम है, क्या है पोएम का नाम, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। देखो लिखा हुआ एकदम सेम वैसे लिखा हुआ है, इन विच ही से, जिसमें वो बताते हैं दैट है प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफन डिसेप्टिव बिकॉज ह्यूमन लाइफ कम्स टू एन एंड, ह्यूमन लाइफ
comes to an end with the passage of time, which disturbs the real delight and makes human life miserable. Here falling off the leaf suggests the process of death and human waste on the large scale. तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे सर? यहाँ पे यही बताया जा रहा है सर, इंसान की जो जिंदगी है मेरे प्यारे बच्चों, या इंसान जो सर आजकल क्या कहते हैं सर, झूठी जो प्यार का दिखावा करते हैं ना, डिसेप्टिव यही होता है सर, दिखावा करते हैं। तो सर क्या बोल रहा है, तो ह्यूमन लाइफ कम्स टू एंड एंड, ह्यूमन लाइफ एक बार क्या होता है सर, खत्म हो जाता है। इंसान की जिंदगी सर क्या होती है, धीरे धीरे बहुत ही कम होती जा रही है। इंसान या तो मौत की कगार पे पहुंच रहा है, या इंसान जो बूढ़े हो चुके हैं ना, वो इंसान क्या हो रहे हैं सर, मर जा रहा है। तो इस लाइन में सर यही बता रहे हैं सर, ये अपना जो फ्रस्ट्रेशन, इंसान की निराशा के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, एंड द नाइटिंगेल इज डम्प एंड द एंजल विल नॉट कम। बोला सर नाइटिंगेल इज डम्प, नाइटिंगेल क्या है सर, है ना, बुलबुल चुप पड़ जाती है, एंड द एंजल विल नॉट कम, बुलबुल चुप पड़ जाती है का मतलब ये यहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों सर, जिस इंसान का एज बहुत ज्यादा हो जाता है, जो मरने की कगार पे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सर कोई उनके लिए नाइटिंगेल एक हिसाब से चुप होगी, मतलब उनकी जिंदगी की सारी हरियाली खत्म होगी, अब वो कुछ नहीं कर सकते है ना। तो सर अब साथ ही क्या बोलते हैं सर, एंजल विल नॉट कम, ऐसा भी नहीं है कि सर कोई देवदूत आएगा अब पुनः उसके अंदर से वो सारी की सारी हरियाली जग जाएगी और वो पुनः वो अपने यंगस्टर में जितने काम कर पा रहे थे उस तरह से वो काम करना शुरू कर देगा, ऐसा कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी आप लोग एक बार इस लाइन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन को पढ़ता चल जाऊँ वर्ड बाय वर्ड तो वीडियोज काफी लंबी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ ये वीडियो इसलिए दे रहा हूं कि आप ये देख सको कि आपके VBI क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में क्या क्या आ सकता है, इससे एक बार आप पढ़ के चले जाओ। चलिए इसके साथ हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, Where are the songs of spring? A, where are they? Think not of them, thou hast music too, while bored clouds, है ना, where bad clouds bloom the soft dying day। देखो मैं प्यारे बच्चों क्या कर सकता है सर, और टू ऑटम का ये लाइन है, जिसमें कभी हमारा क्या बोलते हैं सर, कभी बोलता है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, अरे स्प्रिंग के गाने कहाँ हैं, फिर कभी ये भी बताते हैं कि स्प्रिंग की गाने की बात तुम छोड़ो, ऑटम तुम्हारे पास खुद के भी गाने हैं, है ना। कौन सा क्या क्या गाना है सर, वो जो बादल की बात करते हैं, वो जो बादल है, जो बादल चमकती है सॉफ्ट डाइंग डे में सर, दिन के खत्म होते के वक्त जो बादल चमकती है वो तुम्हारे ही गाने हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हमारे कवि बोलते हैं सर, वो जो बर्ड्स जो है सर, वो भी बर्ड्स की चिहचहाट, वो भी तुम्हारे ही गाने हैं ऑटम, है ना। बहुत सारी बातें करते हैं, रॉबिन जो एक पक्षी है उसकी जो सर टान वाली वॉइसेस है वो भी तुम्हारे ही गाने हैं। ये सारे किसके गाने बताते हैं सर, ऑटम के गाने बताए जाते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आगे क्या सर, देखो ये लाइन कहां से, एपिताफ से लिया गया है, बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस हाउ एवर रेयर इट बी। सर इसमें कभी क्या बोलते हैं, देखो लिखना कैसे आपको पता है, ये एपिताफ से लिया गया, बस इतना आप समझ लो, किससे लिया गया, एपिताफ से। तो क्या बोलते हैं सर, ब्यूटी सारी सुंदरता जो होती है इंसान की एक ना एक दिन खत्म हो जाती है या गुजरने लगती है, धीरे धीरे टाइम के हिसाब से सुंदरता क्या होती है, गुजरती चली जाती है। कभी भी एक जगह पर सुंदरता नहीं, चाहे वो कितनों से कितनों सुंदर क्यों ना हो, चाहे वो कितनों से कितनों ज्यादा केयर क्यों ना कर ले सुंदरता का, लेकिन वो टिकने वाली नहीं है। और लास्ट में जब इंसान मर जाता है तो वैसे भी उसकी मरने के साथ सारी की सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। ये परमानेंट सुंदरता नहीं होते, पर हमेशा जो है ये क्या होते हैं सर, टेम्पोररी सुंदरता, क्या है टेम्पोररी, परमानेंट चीजें नहीं है। इस लाइन को आप पढ़ लोगे, यही चीजें पूरी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल विल शेड अवे, अ पल्स इन इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स इंग्लैंड गिवन। सर द सोल्जर का लाइन लिया गया, कहां से, द सोल्जर का लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, द सोल्जर का ये लाइन दिया गया अपने प्यारे बच्चों। द सोल्जर में क्या बोलता है, एंड थिंक, बस इतना सोचो, ऑल एविल सेड, इस दिल में जितनी भी बुराई थी ना वो सारे खत्म हो जाते हैं। वैसे भी इंसान जब मर जाता है तो उसके अंदर सारे बुराई, अ पर्सन इटर्नल माइंड बोल रहा है सर वो जो इंसान जो जिंदा है, इंसान के अंदर की जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, वो हमेशा जिंदा रहती है। तो उस आत्मा के अंदर भी कभी जो कवि बोलते हैं, जो चीज वो इंग्लैंड को लेकर जिस चीज को प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि इंग्लैंड का मुझे सब कुछ दिया हुआ, इंग्लैंड की हवा, इंग्लैंड की पानी, इंग्लैंड की सूरज, इंग्लैंड के दोस्तों की हंसी दी हुई, सारा चीज मेरा इंग्लैंड का ही है। तो कभी यही बोलते हैं सर, ये सारी थॉट जो है ना सर, मरने के बाद भी कभी के अंदर से बाहर नहीं जाती है, ये इनके आत्मा में चलती ही रहती है। 9 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या है, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड दैट शैल बी इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट। VBI वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना, क्वेश्चन आने का 99% चांस, ठीक है, ध्यान रखना कि सर दैट इज फॉर इंग्लैंड, हमेशा का किसका वर्ड किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। दे शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील, उस रिच अर्थ में क्या सर, उस अर्थ से भी ज्यादा रिचर अर्थ, उससे भी ज्यादा जो है अमीर बॉडी दफनाया हुआ होगा। ये कभी हमारे एक्सप्लेन करते हैं, जो बच्चे पोइट्री पढ़े उसको और अच्छे समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े एक बार पूरा इस लाइन को पढ़ लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लिखना कैसे हुआ मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। मैकेविटी देयर इज नो वन लेसन, मैकेविटी चैप्टर से लिया गया है। फॉर ही इज फाइंड ऑफ फेलिन शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी। क्या बोल रहे हैं, फाइंड इन फेलिन शेप मतलब बिल्ली के आकार में वो क्या है, फाइंड मतलब बहुत बड़ा दुष्ट है, अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी का सर मतलब अत्याचार का वो बहुत बड़ा क्या है सर, भ्रष्टता का वो बहुत बड़ा राक्षस है। कौन, मैकेविटी, जो कि एक बिल्ली है। ध्यान दीजिए पूरा पूरा वही लिखा है, आप एक बार पढ़िए क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। सर मेरे प्यारे बच्चों ये कहां से लिया गया है, फायर हिमेन से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों। फायर हिमेन का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये क्वेश्चन कहां से है, फायर हिमेन से लिया गया क्वेश्चन है। तो देखो लिखा हुआ द हैज बीन टेकन फ्रॉम The line have been taken from KK and दारूवाला points fire him. Here the poet wants to save fire, आग को बचाना चाहता है from the sin of negligence of duty of burn the whole body. सर आग ने जो सर पूरी पूरी बॉडी को नहीं जलाया, उसमें जो नेग्लिजेंस किया, जो भूलने का काम किया, उसके लेकर सर कभी बोलते हैं कि मैं इस पाप से आपको क्या करूंगा, बचाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या मेरे प्यारे बच्चों, It never forgot and 20 years since as I consigned my first born child in flames. ये भी वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। सर इसमें कभी क्या बोलते हैं सर, इट नेवर, कभी ये बात को कभी नहीं बोले कि 20 साल पहले उन्होंने पहले बच्चों को सर आग में जलाया हुआ था। क्यों, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस, ध्यान देना, टावर ऑफ साइलेंस वहां से हजारों मील दूर था, इसलिए कवि को मजबूरी में अपने पहले बच्चे को आग में जलाना पड़ा, जो कि पारसी धर्म के लिए वो क्या था सर, अवैध था। अवैध मतलब सर धर्म के खिलाफ का, क्योंकि पारसी धर्म में सर बच्चे को जलाया नहीं जाता है, उसे क्या कर टावर ऑफ साइलेंस पे जाके रख दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। ये लाइन कहां से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, स्नेक से लिया गया है ना। सर किसका वॉइस कहा, सर पोइट का वॉइस ने कहा कि इसे अगर तुम एक सही में मर दो तो उस सांप को क्या करोगे, तुम मार दोगे। चलो ये 13 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 14 नंबर, I think it did not hit him, but suddenly that part of him was left behind, conveyed undignified haste। क्या बोल रहा है सर, कवि ने जो सर छोटा सा डंडा लेकर उस पर फेंका जो कि वाटर ट्रप पे लगा। सर कवि बोलते मुझे ऐसा लगता है सांप को वो लगा नहीं, लेकिन जो पार्ट सांप का बाहर बचा हुआ तो बहुत जल्दी में सर सांप को वो सारी की सारी पार्ट छलबलाते हुए कहाँ घुस गई सर, उस होल के अंदर चली गई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक मून। मेरा ब्लड जो है सर ठंडा हो गया। ये लाइन कहां से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, ये लाइन लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। उसमें कवि बोलती है कि मैं सर बहुत छोटी थी जब किताबों में सांप का चित्र देखा करती थी, तो सर मेरे प्यारे बच्चों उसके सर क्या बोलती है सर, बहुत ज्यादा वो ठंडा पड़ जाता था, वो मतलब डर जाती है ना। सर लाइन आपका लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इस लाइन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्या है, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। सर ये भी लाइन कहां से लिया गया मेरे बच्चों, माय ग्रैंड मदर से लिया हुआ। क्या बोले सर, एक ऐसा घर है जहां पे यहां से अभी काफी दूर है, मतलब कमला दत्त अपनी ससुराल में, वहां से बोली अपनी उसकी जो दादी का घर है वो काफी दूर है, दादी अब मर चुकी है। आई रिसीव लव दैट वुमन डाइड, जहां पर उसने बहुत सारा प्यार किया वो वुमन क्या चुकी है, मर चुकी है। द हाउस विड्यू इनटू साइलेंस, उस घर में क्या छा गया सर, पूरा पूरी सन्नाटा छा गई मेरे प्यारे बच्चों। तो सर आपको स्टार्ट कैसे करना है आपको बता दिया, इस लाइन को बस आपको इतना एक्सप्लेन करना है। इसी के साथ हमारे प्यारे बच्चों जो वीवीआई क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, इनमें से एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 4-4 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, 8 का 8 क्वेश्चन यहीं से आएगा, जिस 8 में से एक एक क्वेश्चन आपको बनाना होगा, दोनों में एक पोइट्री में बनाना होगा, एक प्रोज में बनाना होगा। एक बार आप इसे पढ़ के जरूर जाए क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है। स्टार्ट कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों ये आपको मैंने बता दिया। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं इसके जस्ट बाद हम लोग मिलने वाले हैं आप लोगों को 2 नंबर के क्वेश्चन के साथ। सर 2 नंबर वाले जो 2 × 5 बराबर 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इस पे मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपके लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, सर आपके जो मैं गेस करके दे रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, लेटर और एप्लीकेशन, उस पर बात करने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपके ट्रांसलेशन पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ट्रांसलेशन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उस पे भी बात करने वाले मेरे प्यारे बच्चों। चलो हम लोग मिलते हैं कुछ ही देर में, कुछ ही क्षण में नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों कुछ देर में मिलते हैं हम लोग।